मॉड्यूल्स ऑफ एक्सपोर्ट। इसमें सबसे पहले है काउंटर ट्रेड। तो देखिए, आपने बार्टर ट्रेड का नाम सुना होगा। पहले के टाइम पे जब पैसों का कोई चलन नहीं था, तब लोग क्या करते थे, एक चीज के बदले दूसरी चीज खरीदते थे। जैसे कि ये पर्सन ए है, उसके पास गेहूं है और पर्सन बी के पास चावल है। तो पर्सन ए पर्सन बी को कहेगा कि भाई मैं तुम्हें 10 kg गेहूं देता हूं, तुम उतनी कीमत के मुझे चावल दे दो। ओके, बस इस बात को आज के टाइम पे काउंटर ट्रेड कहते हैं। ठीक है, फर्क इतना ही है कि भाई पहले बार्टर ट्रेड में क्या था कि गुड्स के सामने गुड्स एक्सचेंज होता था, और काउंटर ट्रेड में क्या है, गुड्स के साथ साथ सर्विस भी एक्सचेंज होती है। भाई काउंटर ट्रेड जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड है। तो ये क्या है कि ये दो देशों के बीच में होता है। इसमें दोनों कंट्री गुड्स के साथ साथ क्या है, सर्विस का भी ट्रेड करती है, और इसमें करेंसी का ट्रांजेक्शन्स नहीं होता। जैसे हमारे इंडिया और ईरान के बीच में क्या है कि काउंटर ट्रेड होता रहता है। ईरान जो है वो इंडिया को कहता है कि भाई हमारे वहाँ चावल नहीं होते और हमें उसकी ज़रूरत है। इंडिया कहता है भाई ठीक है, पर हमें भी क्रूड ऑयल की ज़रूरत है। तो ये दोनों एक काउंटर एग्रीमेंट साइन करती है। इंडिया जो है वो ईरान को राइस भेजेगा, और ईरान जो है वो उतनी ही वैल्यू का क्रूड ऑयल इंडिया को देगा, और इसमें किसी भी तरह का पैसों का ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया आपको? देखिए, ऐसा जनरली कब होता है कि भाई जिस कंट्री के पास क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज के क्राइसिस होते हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या है कि वो काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट करके क्या है, अपने कंट्री की रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। ठीक है, तो अगर आप बार्टर ट्रेड में डील करना चाहते हैं, यानी कि ये काउंटर ट्रेड में, तो इसमें सबसे पहले क्या है कि आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि इसमें पैसा नहीं आता है, और आरबीआई का क्या रूल्स है, आरबीआई क्या कहती है कि अगर आप कोई गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसका जो पैसा है वो 9 मंथ्स के अंदर आपके पास आ जाना चाहिए। ओके, पर इसमें तो क्या आएगा, आपका आपके गुड्स के सामने गुड्स आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके लिए क्या है, आपको आपकी बैंक को अप्रोच करना होगा। आप फिर क्या है कि आपकी बैंक जो है वो सबसे पहले चेक करेगी कि आप जिस प्रोडक्ट के सामने दूसरी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो, तो उन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है कि नहीं। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू सेम है, तो क्या है कि बैंक आपको परमिशन दे देगी, और उसके लिए क्या है कि बैंक आपको एक वेवर नंबर देगी। उसके बाद ही आप काउंटर ट्रेड में डील कर सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है डीम्ड एक्सपोर्ट। तो देखिए, इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सिर्फ एक्सपोर्ट में ही वर्क करती है। वो प्रोडक्ट को क्या है, इंडिया में मैन्युफैक्चर तो करती है, बट उस प्रोडक्ट को क्या है, इंडिया में सेल नहीं करती। उसका मैन्युफैक्चर यूनिट जो होता है वो ईओयू के अंडर रजिस्टर होता है, यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के अंडर रजिस्टर होता है। तो इंडिया में ऐसी भी कई कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर तो करती है, पर वो भी क्या है कि डोमेस्टिक मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करती। वो सीधा क्या करती है कि प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करके जो ये ईओयू रजिस्टर कंपनियां होती है उसको सेल कर देती है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे गुजरात में एक कंपनी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करके महाराष्ट्र के ईओयू रजिस्टर कंपनी को वो प्रोडक्ट क्या है, सेल करती है। ओके, और वो जो कंपनी है महाराष्ट्र की, वो उस प्रोडक्ट को क्या है, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। तो इसे हम डीम्ड एक्सपोर्ट कहते हैं। तो इसकी परमिशन क्या है कि हर गुड्स के मैन्युफैक्चर पे नहीं मिलती। ये क्या है कि गवर्नमेंट के थ्रू जो सिलेक्टेड प्रोडक्ट हैं उस पे ही मिलती है। ठीक है, अभी हमारी गवर्नमेंट क्या है कि पहले ये जो कंपनियां इस तरह से प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करके अंडर ईओयू रजिस्टर कंपनियों को क्या है कि सेल करती थी, तो उसको भी क्या है कि एक्सपोर्ट के कुछ बेनिफिट्स देती थी। बट अभी नहीं दे रही है। अभी क्या है कि ईओयू और सेस को क्या है कि उसके लिए बात चल रही है, तो देखते हैं आगे गवर्नमेंट क्या करती है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं हाई सी सेल एंड ऑफशोर ट्रेडिंग। तो देखिए, ये दोनों सिमिलर ही है। इनका मतलब ये होता है कि जब आपका गुड्स मिड सी में है, तब उसको किसी और इंडियन बायर को सेल कर देना। देखिए, मैंने आपको टेरिटोरियल सी में इसके बारे में बताया था कि हर देश की क्या है कि एक बाउंड्री होती है। ओके, तो जब आप कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, तो जब तक आपका गुड्स क्या है कि हाई सी सेल में या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, तो तब तक आपके गुड्स को इंपोर्ट नहीं माना जाएगा। ओके, अभी मान लो आपने कोई गुड्स जो है वो चाइना से इंपोर्ट कराया। अभी आपकी जो वेसल है वो चाइना के पोर्ट से तो निकल चुकी है, और यहाँ इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आके वो खड़ा हो गया आपका वेसल। अभी वेसल का जो कैप्टन है वो इंडिया के कस्टम डिपार्टमेंट से परमिशन मांगेगा कि क्या हम इंडिया में हमारी वेसल लेके आ सकते हैं। तब हमारी कस्टम क्या है कि वेसल के कैप्टन को कहेगी कि भाई अभी रुको,
पहले आईजीएम फाइल करो। ठीक है, हमें चेक करना है कि आप कौन कौन से गुड्स लेके आ रहे हो। तब वेसल का कैप्टन क्या है कि आईजीएम फाइल करेगा और इंडियन कस्टम उसको चेक करेगी और सब कुछ ठीक लगने पर आपकी वेसल को इंडिया में आने की परमिशन दी जाएगी। ठीक है, तो अभी ये जो वेसल है वो इंडिया के टेरिटोरियल में नहीं है, तो ऐसा कब तक माना जाएगा कि वेसल इंडिया के टेरिटरी में नहीं है, कि जब तक उसका आईजीएम फाइल नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपकी वेसल का आईजीएम फाइल हो गया तो आपके गुड्स को इंपोर्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, मतलब वेसल के आईजीएम फाइल होने के बाद आप हाई सी सेल में डील नहीं कर सकते। ठीक है, यानी हाई सी सेल नहीं हो सकता। ओके, अगर आपको हाई सी सेल में डील करनी है तो वो आप आईजीएम फाइल होने के एक दिन पहले तक कर सकते हो। ओके, इन शॉर्ट आपने जो गुड्स इंपोर्ट करवाया है वो उसके डेस्टिनेशन पोर्ट से क्या है कि निकलने के बाद जब तक उसका आईजीएम फाइल नहीं होता तब तक के ड्यूरेशन में क्या है कि आप अगर आपके गुड्स का इंडिया में किसी पर्सन को सेल कर देते हो, मतलब कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस पर्सन को क्या है कि ट्रांसफ़र कर देते हो, तो उसे हाई सी सेल कहेंगे। ओके, तो आपको अगर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आप जिस भी कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करा रहे हो तो वहाँ से इंडिया कितने दिन में पहुँचेगा। ओके, अब इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसमें सबसे पहले तो आपको कॉमर्शियल इन्वॉइस की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको क्या है कि आपका जो ओरिजिनल इन्वॉइस है जो आपके एक्सपोर्टर ने दिया है वो आपके इंडिया के बायर को क्या है कि प्रोवाइड कराना रहेगा, और उसके साथ साथ आपको एक और इन्वॉइस बनाना होगा जो आईएनआर में होगा, और उसके अंदर भी क्या है कि आपको प्रोडक्ट की सारी डिटेल देनी रहेगी, तो उसकी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी हम मेंशन करते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि आपने जितनी प्राइस में गुड्स परचेज किया है उसके ऊपर आपको क्या है कि प्रॉफिट ऐड करना होगा। ठीक है, उसके बाद ही आपको गुड्स सेल करने की परमिशन मिलेगी, अदरवाइज आप गुड्स को सेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने बिल ऑफ एंट्री में इसके बारे में आपको बताया था कि अगर आप प्रॉफिट ऐड नहीं करोगे तो गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देगी। ठीक है, फिर इसमें आपको एक हाई सी सेल एग्रीमेंट करना होगा। ओके, इसमें सारी क्या है कि आपकी टर्म्स लिखी जाएगी कि भाई आपने जिस पर्सन को ये गुड्स सेल किया है उसका बीएल नंबर ये है, उसका कंटेनर नंबर ये है। ठीक है, और ये जो गुड्स जो है वो इनको मैं सेल कर रहा हूँ, अब ये जो पर्सन है वो इस गुड्स का कस्टम क्लियरेंस करवाएगा, जिसमें उसको गुड्स पे लगने वाली क्या है कि सारी ड्यूटीज और टैक्सेस जो है आईजीएसटी वगैरह वो पे करना होगा। और किसी भी रीज़न से वो गुड्स रिलीज नहीं करता है तो कस्टम की जो भी पेनल्टी या डैमेज होगा वो उसे भरने के लिए जिम्मेदार रहेगा। ठीक है, और इस एग्रीमेंट की जो डेट है वो आपके वेसल के आईजीएम फाइल करने से पहले मिनिमम एक दिन पहले की होनी चाहिए। ठीक है, वरना एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर आपको उसे क्या है कि बिल ऑफ लेडिंग देना होगा जो मस्ट बी नेसेसरी है, अदरवाइज तो वो गुड्स छोड़ा ही नहीं पाएगा। देन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको देना रहेगा अगर रिक्वायरमेंट है तो, देन इंश्योरेंस की कॉपी। ठीक है, अभी ये हाई सी सेल जो है वो किसके लिए फायदेमंद है, तो अगर आपका इंडिया का बायर उस प्रोडक्ट का एंड यूजर है तो ही उसको हाई सी सेल में फायदा होगा। ठीक है, कैसे समझाता हूँ, मान लो कि आपने चाइना से एलईडी टीवी जो है वो इंपोर्ट किए हैं और आपको यहाँ पे इंडिया में क्या है कि उसका एक खरीदार मिल गया जो क्या है कि आपका जो खरीदार है वो इंडिया में एक होटल ओपन कर रहा है और जिसके लिए उसको 150 एलईडी टीवी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर वो क्या है कि यहाँ से परचेस करता है तो यहाँ पे उसका हमारा जो लोकल सप्लायर है वो उसका प्रॉफिट और जीएसटी भी ऐड करेगा और उसके बाद ही टीवी सेल करेगा। ठीक है, समझाता हूँ कैसा। मान लो कि आपने जो टीवी इंपोर्ट किया है, ठीक है, उसकी प्राइस है 20,000 में आपने इंपोर्ट करवाया। ठीक है, इसमें ड्यूटी और आईजीएसटी मिला के, ठीक है, ऐड करके ही गिनते हैं। अभी आप जो टीवी सप्लायर को दे रहे हो, ठीक है, मान लो आपने इस सप्लायर को दिया टीवी, तो अभी ये तो उसका प्रॉफिट ऐड करेगा, तो मान लो कि उसने 5,000 ऐड किया यानी ये वो 25,000 में सेल करेगा। ठीक है, तो अभी सीधी बात है कि इसने जो 5,000 प्रॉफिट ऐड किया है
तो वैल्यू एडिशन का जीएसटी भी लगेगा 18% जीएसटी यहाँ पे अगर हम गिनते हैं, ठीक है, तो इसमें और 900 ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ठीक है, 25,900। ओके, ठीक है। तो ये जो होटल मालिक है वो अगर ये वाले सप्लायर से गुड्स को खरीदता है तो उसको पर टीवी 5,900 जो है वो एक्स्ट्रा पे करने होंगे। लेकिन अगर वो हाई सी सेल में डील करता है, ठीक है, यानी कि आपसे टीवी खरीदता है, तो उसको क्या है कि ये पैसे बच जाएंगे, ठीक है। इन शॉर्ट, जो प्रॉफिट मार्जिन और वैल्यू एडिशन का जो जीएसटी यहाँ का जो लोकल सप्लायर उससे ले रहा था वो उसका बच जाएगा, ठीक है। और ये जीएसटी क्यों बच जाएगा, क्योंकि वो इस प्रोडक्ट का एंड यूजर है, ठीक है, वो प्रोडक्ट को खरीदने के बाद बेचने वाला नहीं है, उस प्रोडक्ट का यूज करने वाला है, ठीक है। इसलिए उसको एलईडी टीवी जो है वो एज कंपेयर टू डोमेस्टिक मार्केट से सस्ते पड़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था हमारा हाई सी सेल। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं सर्विस एक्सपोर्ट। तो देखिए, सर्विस एक्सपोर्ट एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे इंडिया की स्ट्रेंथ है। हमारे इंडिया का जो भी मर्चेंडाइज इंपोर्ट है वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से क्या है कि ज़्यादा है, मतलब कि गुड्स के डोमेन में इंडिया जो है वो ज़्यादा इंपोर्ट करता है। लेकिन अगर हम सर्विस की बात करें तो इंडिया में सर्विस एक्सपोर्ट ज़्यादा है सर्विस इंपोर्ट से। यानी कि एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया को अदर कंट्री से क्या है कि ज़्यादा लिंक करता है। मतलब कि हमारा सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो हमारे देश को काफ़ी हेल्प करता है फॉरेन करेंसी अर्न करने में, ठीक है। तो जो डॉलर इंडिया में आ रहा है उसमें सर्विस एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। मतलब कि इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियां यूएसए, यूके जैसी कंट्री की कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा इंडिया की बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं वो यूएस, यूके जैसे देशों में फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगी, तो उसे सर्विस एक्सपोर्ट माना जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई इंडिया में डॉलर आ रहा है, यानी ये जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो हमारे इंडिया को काफ़ी हेल्प करता है हमारे मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट की वीकनेस को बैलेंस करने में, ठीक है। क्योंकि हमारा मर्चेंटाइज इंपोर्ट ज़्यादा है गोल्ड और क्रूड ऑयल की वजह से, तो सर्विस एक्सपोर्ट क्या है कि उसमें थोड़ा बैलेंस कर देता है। मान लो इंडिया जो है, ठीक है, 45 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो 44.7 बिलियन का इंपोर्ट करे तो ट्रेड डिफिसिट कितना है, तो कि 0.7 बिलियन। तो ये जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो इस डेफिसिटी को 40 to 50% तक क्या है कि कम कर देता है, ओके। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, तो क्या है कि कोविड की वजह से और अभी एक साल पहले जो यूएसए चाइना का जो ट्रेड वॉर हो रहा था उसकी वजह से इस फैक्टर में क्या है कि काफ़ी डेफिशिएंसी देखने को मिली है। क्योंकि कोविड का इम्पेक्ट तो क्या है कि पूरे वर्ल्ड को पड़ा है, तो क्या है कि यूएसए यूके की जो कंपनियां हैं उनका ही क्या है कि काम बंद पड़ा था, तो उनका ही बिजनेस नहीं चल रहा था, तो वो क्या है कि हमारे इंडिया में ये जो इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है और टीसीएस जैसी कंपनियां है जिससे वो आईटी सर्विसेज ले रही थी, वो सर्विस कैसे लेती, ठीक है। जिससे क्या है कि 2018-19 में हमारा सर्विस एक्सपोर्ट 7.7% ऑफ जीडीपी था, जो अभी कम होके 7.4% हो गया है, ठीक है। बट अभी क्या है कि वो धीरे धीरे अभी कवर हो रहा है। इंडिया में क्या है कि सबसे ज़्यादा सर्विस एक्सपोर्ट हो रहा है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, फिर बिजनेस सर्विसेज जो कंसल्टिंग सर्विसेज होती है बिजनेस रिलेटेड, जैसे कि सीए जैसी, या फिर अब ये ट्रैवल्स एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जैसे कि शिपमेंट है, एयर फ्राइट है, टूर्स एंड ट्रैवल वगैरह, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसमें हेल्थ केयर और एजुकेशन का क्या है कि कहीं पे भी नाम नहीं है। तो अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हैं तो ये जो दो डोमेन है हेल्थ केयर और एजुकेशन का, उसमें काफ़ी ग्रोथ है, ठीक है। दूसरा, अगर आप वेब डेवलपर है या ग्राफिक डिज़ाइनर है या अच्छे वीडियो एडिटर है या फोटो एडिटर है, तो ऑनलाइन ऐसे काफ़ी प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अदर कंट्री में कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। फिर अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आप दूसरी कंट्री में क्या है कि प्रोजेक्ट दूसरी कंट्री के प्रोजेक्ट में आप यहाँ से क्या है कि एज अ कंसल्टेंट सर्विस दे सकते हो, ठीक है। सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ से बायर को गुड्स एक्सपोर्ट करते हो और उसको बोलते हो कि भाई आपसे जितना गुड्स हो सके वहाँ पे सेल कीजिए और उसका पैसा जो है वो आप मुझे भेज दीजिए, और जो गुड्स अगर कुछ बच जाता है तो उसको वापस कर दीजिए, ठीक है।
तो ये होता है सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अब ये जो सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस है वो तब कर सकते हैं जब सामने वाली कंट्री में क्या है कि आपका खुद का फॉरेन सेटअप हो, या तो सामने वाला जो बायर है वो आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव हो, क्योंकि क्या है कि अननोन पर्सन पे हम भरोसा नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। अभी इसके लिए क्या है कि आपको आरबीआई को पहले बताना होगा, यानी जब आप आरबीआई को डिक्लेरेशन दे रहे हो कि ये मेरी प्रोडक्ट है, उसकी इतनी क्वांटिटी है और उसकी वैल्यू इतनी है, जिसे मैं सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इसमें आरबीआई क्या है कि परमिशन तो दे देती है, बट इसमें कुछ कंडीशन होती है कि आरबीआई क्या कहती है कि आप जो गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे उसे आपको वहाँ के हमारे जो गवर्नमेंट का वेयर हाउस होता है, कस्टम बॉन्डेज वेयर हाउस, उसमें रखना होगा। ओके। हमारे इंडिया के क्या है कि बाहर की दूसरी कंट्री में भी वेयर हाउस होते हैं। तो क्या है कि उसमें से आपका बायर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स निकालेगा और मार्केट में सेल करेगा, और जो गुड्स उसने सेल किया है उसका पैसा विथ प्रॉफिट इंडिया में आना चाहिए। ठीक है। और जो गुड्स सेल नहीं हुआ उसको इंडिया वापस भेजना होगा, और इसके लिए आपके पास 12th मंथ है। और अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि आपको और थोड़ा टाइम देना चाहिए तो वो टाइम एक्सटेंड भी कर सकती है। ठीक है। तो अभी ये वर्क कैसे करता है, मान लो कि आपने जो गुड्स हैं यहाँ से यूएस एक बायर को भेज रहे हो। ठीक है। तो सबसे पहले वो जो गुड्स हैं यूएसए में जो हमारी जो कस्टम बॉन्डेज गवर्नमेंट का जो भी वेयर हाउस होगा उसमें जाएगा, और वहां से आपका जो बायर है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स निकालेगा। ठीक है। और मार्केट में उसके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जो भी है उसको वो सेल करेगा। अब ये होलसेलर जो है मार्केट में गुड्स को सेल करेंगे और आपके बायर को पेमेंट करेंगे, और फिर आपका बायर आपको पेमेंट करेगा। ठीक है। और अगर कुछ गुड्स बच जाता है तो उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो अभी इसमें डील कैसे होती है कि मान लो आपने जो गुड्स यहाँ से उसको भेजा है, उसकी जो प्राइस है वो $10,000 की है। ओके। जिसमें आपने अभी प्रॉफिट ऐड नहीं किया है, तो आप जो यहाँ से इनवॉइस भेजोगे वो कितने का होगा, $10,000 का होगा। ठीक है। अब आपका बायर गुड्स को वहां पे सेल करेगा और जो पेमेंट आपको भेजेगा वो क्या भेजेगा, विथ प्रॉफिट भेजेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे उसको ₹5,000 का, सॉरी $5,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ से जो रिटर्न इनवॉइस आएगा वो कितने का आएगा, तो क्या $15,000 का आएगा। ठीक है। तो इसको क्या है कि हम इनवॉइस मिसमैच भी कहते हैं। ये ज़्यादातर तब होता है कि जब क्या है कि आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से डील करते हैं कि भाई मैं यहाँ से गुड्स भेज रहा हूँ, आप वहाँ पे सेल करो, और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से हम आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है कि ये इनवॉइस मिसमैच होता है, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें क्या है कि आपका बायर वहाँ के जितने भी खर्चे होगा, जो भी खर्चे होंगे वो क्या है कि आपके प्रॉफिट में से काटेगा, जैसे कि वेयर हाउस के चार्जेस हैं, गुड्स को लोडिंग अनलोडिंग का जो चार्जेस होगा, गुड्स के हैंडलिंग का चार्जेस है। ठीक है। और अगर कुछ गुड्स बच जाता है तो उसको वापस इंपोर्ट करने का जो खर्चा होगा वो क्या है कि आपके प्रॉफिट में से काटेगा, और बाकी का जो पेमेंट होगा वो आपको भेज देगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अब देखते हैं हम प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। मतलब आप कोई दूसरी कंट्री में कोई कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ काम करते हो, जैसे कि रोड का काम है, कोई बिल्डिंग का वर्क है, या कोई रेल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट में आपने अगर काम किया है और फिर या फिर क्या है कि ऐसे कोई प्रोजेक्ट का आपको सब कॉन्ट्रैक्ट मिला हो। ठीक है। और उस प्रोजेक्ट से इंडिया में फॉरेन करेंसी लाते हो तो उसे हम प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉड्यूल्स ऑफ एक्सपोर्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा।